हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम। लेक्चर 2 के अंदर पूरा एंजाइम जो है वो डिटेल में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात कि अपना जो भी ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एंजाइम से आते हैं। और जो भी टेबल दे के रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो एकदम अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो आ जाएगा। देखते हैं एंजाइम। ठीक है, एंजाइम किससे बना होगा, कौन सा बायोमोलिक्यूल जो है वो एंजाइम बनाने में हेल्प करता है, तो वो क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा है कि एंजाइम जो है वो बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट का क्या मतलब होता है, बायोकैटालिस्ट का मतलब होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होगा, बायोलॉजिकल रिएक्शन होंगे, उसकी रेट या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज करने का काम जो है वो कौन करेगा, बायोकैटालिस्ट करेगा। ठीक है, बायोकैटालिस्ट कौन है, एंजाइम है। यहाँ तक समझ में आया। तो क्या लिखा है यहाँ पे, फंक्शन इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, एक चीज़ याद रखना अपने दिमाग के अंदर कि विदाउट एंजाइम भी रिएक्शन तो होता है, बट बहुत ही स्लो रेट से होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होगा। हमको वो रिएक्शन जो है वो स्पीड अप करवाना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, बायोकैटालिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरे यहाँ पे लिखा है कि जितने एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन है। जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट राइबोसोम। तो राइबोसोम किससे बना होगा, आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होगा। तो यहाँ पे जो आरएनए है एज अ कैटालिस्ट वर्क करेगा। स्पेसिफिक अपने पास 3 आरएनए थे, टीआरएनए, आरआरएनए एंड एमआरएनए। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आरआरएनए की। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि एंजाइम जो है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल होता है। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा कि जब भी एंजाइम को वर्क करना हो तो उसको क्या चाहिए, एक्वियस मीडियम चाहिए। एंजाइम जो है वो फंक्शनल कब होगा, इन एक्वियस मीडियम। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा कि एंजाइम जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसका टर्सरी स्ट्रक्चर हो सकता है, टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे ज़्यादा फंक्शनली एक्टिव कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो वो है टर्सरी स्ट्रक्चर। जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से जो एंजाइम बनेगा वो फंक्शनली एक्टिव होता है, मोस्टली एक्टिव होता है। ठीक है, मोस्टली फंक्शनल एंजाइम। ठीक है, दूसरा कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन होगा जिसके अंदर एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हो उसको क्या बोल दिया हमने, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब केमिस्ट्री के अंदर भी इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट आता है, और बायोलॉजी के अंदर क्या आएगा, बायोलॉजी के अंदर क्या आएगा, एंजाइम आएगा, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट आएगा, बायो कैटालिस्ट आएगा। ठीक है, ये चैप्टर किसी का भी नहीं है, ना केमिस्ट्री वालों का है ना बायो वालों का है, ये बीच में रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल आएगा, बायो में भी बायोमोलिक्यूल आएगा। ठीक है, ओके, छोड़ो वो सब बातें। यहाँ पे क्या लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटालिस्ट पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैटालिस्ट जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, जबकि एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बना होगा, मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा। कैटालिस्ट जो है, ठीक है, वो कैसे रिएक्शन करवाएगा, तो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट रिएक्शन करवाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो भी कैटालिस्ट होगा वो कैसा होगा, बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैटालिस्ट है उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, जबकि यहाँ पे एंजाइम जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। ये सब भी याद नहीं रखना हो तो इतना याद रखो कि एंजाइम जो है, ठीक है, वो प्रोटीन का बना होता है। कैटालिस्ट जो है, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है, यहाँ एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, जबकि कैटालिस्ट जो है वो नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। इतना याद रहे, इनफ है। ठीक है, एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है, कैटालिस्ट जो है वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर। ठीक है, मानो कि ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है। क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो जब भी प्रोटीन की फोल्डिंग होती है ना, मानो कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं ले लूँ येलो कलर। ठीक है, यहाँ पे अब हम ले ले प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और टर्सरी स्ट्रक्चर में ये जब फोल्ड होगा तो यहाँ पे कुछ पॉकेट जैसा बनेगा, यहाँ पे कुछ पॉकेट जैसा बनेगा। ठीक है, ऐसे खड्डे जैसे बनेंगे। ठीक है, इन खड्डों को क्या बोलेंगे हम, साइट्स बोलेंगे। क्या हम बोलेंगे उसको, साइट्स। हम यहाँ पे 2 साइट्स देखने वाले हैं, एक है एक्टिव साइट, ठीक है, और दूसरी हम देखेंगे एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट। ठीक है,
तो हम देखते हैं उसको स्ट्रक्चर के अंदर एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है एक्टिव साइट, देख सकते हो ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। और यहाँ पे एंजाइम पे ऊपर क्या है, ये खड्डे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉकेट, है ना। तो यहाँ पे ये जो खड्डे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव साइट। ये जो पॉकेट बना उसको मैंने क्या बोल दिया, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के ऊपर दो साइट प्रेजेंट होती है, एक्टिव साइट के अंदर दो साइट होगी जिसको हम बोलेंगे बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। एक्टिव साइट में आएगा कैटालाइटिक साइट प्लस बाइंडिंग साइट, उससे क्या बनेगा, एक्टिव साइट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बाइंडिंग साइट होती है एक्टिव साइट के ऊपर, वो सबस्ट्रेट जो है उसको होल्ड करने का काम करती है। सबस्ट्रेट जो है, ये सबस्ट्रेट है, उसको होल्ड करने का काम जो है वो कौन करेगा, बाइंडिंग साइट करेगा, ठीक है। और ये कैटालिटिक साइट जो है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड का आर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे बाइंड होगा, सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, ये यहाँ पे बाइंड होगा और यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में यहाँ पे कैटालिटिक साइट के ऊपर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, या तो बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड ब्रेक होगा और उससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। याद रखना, बाइंडिंग साइट पे एंजाइम बाइंड होता है, कैटालिटिक साइट ऐसी साइट है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। क्या रिएक्शन होगा, या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर बॉन्ड बनेगा। और दूसरा, कैटालिटिक साइट पे प्रेजेंट क्या होता है, तो अमीनो एसिड का आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आर ग्रुप भी है जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ तक समझ में आया। ये तो एक साइट हुई, एक्टिव साइट हुई। दूसरा एक पॉकेट है जिसका नाम है एलोस्टेरिक साइट, या तुम इसको रेगुलेटरी साइट भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि अपना जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और उससे क्या बन जाएगा, लास्ट में एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूसली एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी करता जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। एक टाइम पे ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप होगी, ठीक है। अब मानो कि इनफ अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो बन गया है, इनफ अमाउंट में प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट इट सेल्फ जो है ये रेगुलेटरी साइट और एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और एंजाइम की एक्टिविटी जो है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। यहाँ तक समझ में आया। तो जो भी रिएक्शन है या प्रोडक्ट है उसको बढ़ाने का काम या डिक्रीज करने का काम या कंप्लीटली स्टॉप करने का काम जो है वो कौन करता है, एलोस्टेरिक साइट करता है। ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म से रिलेटेड है। यहाँ तक समझ में आया। इसको हम देखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म में डिटेल में, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम याद रखो कि एलोस्टेरिक साइट क्या है एंड एक्टिव साइट क्या है, ठीक है। एक्टिव साइट में भी कैटालिटिक साइट क्या है एंड बाइंडिंग साइट क्या है और उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। जैसे हमने अभी 3 साइट देखी, क्वेश्चन आए, ठीक है। इस पे इतना डिटेल में तो नहीं आएगा, बट याद रखना बाइंडिंग साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा, कैटालिटिक साइट पे रिएक्शन होगा और एलोस्टेरिक साइट जो है वहाँ पे रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगी। यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, है ना। कभी भी तुम मूवी देखने जाओ तो मूवी के पहले इंट्रोडक्शन जो है हीरो का जो है वो इंट्रोडक्शन होता है कि हीरो कौन से बैकग्राउंड से आता है, उसके फादर क्या थे, उसकी मदर क्या थी, है ना। ये सब के बारे में बताते हैं, हीरो का खुद का नेचर कैसा है, वैसा ये सब जो है वो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में होता है। वैसे यहाँ पे एंजाइम जो है वो अपना हीरो है, ठीक है। उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि एंजाइम है क्या, किससे बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर है, वो तो हमने देख लिया है ना। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वो सब जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है टाइप ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन एक्टिविटी। एंजाइम कहाँ काम करेगा, सेल के अंदर काम करेगा या सेल के बाहर काम करेगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 2 क्लासिफिकेशन हमको मिलते हैं, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। मानो कि कोई ऐसा रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रा सेलुलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम, इंट्रा सेलुलर रिएक्शन। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उस प्रोसेस के अंदर, उस एंजाइम को क्या बोल देंगे हम, इंट्रा सेलुलर एंजाइम। क्या बोल देंगे हम, इंट्रा सेलुलर एंजाइम। एक एग्जाम्पल लिखा है डीएनए पॉलीमरेज।
यहाँ तक समझ में आया। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है ये प्रोसेस, कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है, ठीक है। दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी रिएक्शन होगा वो आउटसाइड ऑफ द सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस जो है वो हो रही है आउटसाइड द सेल, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन। और उस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसको क्या बोल दिया हमने, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। जैसे कि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम, तुमने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि जो भी मैमल्स है उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। दैट मीन्स कि बॉडी कैविटी जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी जो कैनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, उसका जो ल्यूमेन जो है वहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के अंदर एंजाइम बनेगा बट सिक्रीट आउटसाइड सेल होगा और वहाँ पे उसकी एक्टिविटी होगी। यहाँ तक समझ में आया। तो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखें हम स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी में क्या लिखा है कि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपने पास दो एंजाइम है, लाइपेज एंड प्रोटीएज जो है वो एंजाइम है, ठीक है, जिसमें लाइपेज जो है वो किस पे एक्ट करेगा, लिपिड पे एक्ट करेगा, एंड प्रोटीएज जो है वो किस पे एक्ट करेगा, प्रोटीन पे एक्ट करेगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइपेज जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करे या प्रोटीएज जो है वो लिपिड पे एक्ट करे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और सबस्ट्रेट का शेप जो है वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे लॉक एंड की जैसा मॉडल तुमको दिखेगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल दूँ तो अमाइलेज जो है वो स्टार्च पे काम करेगा। क्लियर, ओके। आगे देखें हम तो रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम के इतने नखरे हैं ना कि उसको सब ऑप्टिमम चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, फेवरेबल, है ना। तो यहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए, फेवरेबल पीएच चाहिए। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर अपनी बॉडी के अंदर एक देखे एंजाइम, सारे एंजाइम, ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। इससे थोड़ा भी मतलब इससे मैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दूँ या एकदम बहुत कम कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे कि हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारे एंजाइम तो प्रोटीन इन नेचर है और प्रोटीन तो हीट से अफेक्ट हो रहा था, उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, शेप चेंज हो जाता है, इसीलिए एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और लो टेम्परेचर पे भी उसका शेप चेंज हो जाएगा तो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे एक ऐसा है अपना बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास ऐसा एंजाइम है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है, थर्मो एसिडोफिलस। उसके पास ऐसा एंजाइम है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करता है। दूसरा हमको हॉट स्प्रिंग जो है उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। उसके पास भी एक एंजाइम है जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज, जो हम यूज़ करते हैं पीसीआर के अंदर, तो वो भी 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है। क्लियर, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है वो भी, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शनल चीज़ है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम एंजाइम को देखें तो, ठीक है। और पीएच का हम देखें तो पीएच स्पेसिफिक, ठीक है, जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर ही बहुत सारे एंजाइम्स हैं, पेप्सिन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, दोनों जो है वो अलग अलग पीएच पे काम करते हैं, ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ओके। आगे देखें सिलेक्टिविटी, बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है, सिलेक्टिविटी अच्छे से समझना। जैसे कि यहाँ पे अपने पास क्या है, पाइरूवेट है, ठीक है, पाइरूवेट क्या है, सबस्ट्रेट है। क्लियर इतना। तो यहाँ पे पाइरूवेट जो है, ठीक है, उस पर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, तो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्ट करेगा। जब पाइरूवेट पे एक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोए बन जाएगा। इफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस ने काम किया तो लैक्टिक एसिड बनेगा, एंड पाइरूवेट डिकार्बोक्साइलेस ने काम किया तो क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। दैट मीन्स कि सबस्ट्रेट एक ही है बट हमने कौन सा एंजाइम सिलेक्ट किया है, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिलेक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन चेंज प्रोडक्ट, ठीक है। भले ही अपना सबस्ट्रेट एक ही हो
बट तुमने एंजाइम अलग अलग चेंज किया है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस देखें, ठीक है, जिसमें एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। जब भी अपनी बॉडी जो है वो एनारोबिक कंडीशन में रेस्पायरेशन करती है तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। एरोबिक रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एंड फर्मेंटेशन या फिर एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड कैसे बना, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है अपनी बॉडी में जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, उससे क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब यीस्ट के अंदर पायरुविक एसिड से क्या बनता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, इथेनॉल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन कौन सा है, तो पायरुवेट डिकार्बोक्साइलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अपना सबस्ट्रेट एक ही है पायरुविक एसिड, बट ये अगेन यहाँ पे एंजाइम चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। आगे हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम को एक्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था कि एक्वियस मीडियम चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है एक्वियस मीडियम चाहिए। सबस्ट्रेट मूव टू एंजाइम बाय डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये मूव करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है, तुम देख सकते हो ये एंजाइम। ठीक है, ये क्या हो गई, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। देखो ये रैंडम प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ऑलवेज एक्टिव साइट पे ही बाइंड होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बट रिएक्शन कब होगा, जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड होगा तभी होगा। इतना दिमाग में घुसा तुम्हारे। ठीक है, चलो आगे देखें। यहाँ पे लिखा है कि जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जब स्टार्टिंग में मिल रहे हैं तो इनिशियल बाइंडिंग होगी। ठीक है, कैसे बाइंडिंग होगी, इनिशियल बाइंडिंग होगी। जैसे चलो तुम हॉस्टल में गए हो, पहले नए नए तुम हॉस्टल में तुमने एडमिशन लिया, तुम गए हो वहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुम्हारी जो भी रूममेट है उनके साथ तुम्हारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो तुम पहले थोड़ा थोड़ा अच्छे से बात करोगे, फिर तुम्हारी बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाएगी, अच्छी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जब एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है तो यहाँ पे इनिशियल बाइंडिंग जो है वो कैसी होगी, लूज होगी। फिर उन्होंने क्या किया, एंजाइम ने क्या किया कि एक्टिव साइट पे थोड़ा सा कन्फर्मेशनल चेंज किया। ठीक है, ताकि अपना जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे कंफर्टेबली बाइंड हो पाए, टाइटली बाइंड हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज एट अ एक्टिव साइट, याद रखना, कन्फर्मेशनल चेंज एट अ एक्टिव साइट, तो यहाँ पे बाइंडिंग कैसी हो जाएगी, टाइट बाइंडिंग हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब ये रिएक्शन जो है वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको रिएक्शन में दिख रहा है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या बनाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंड लास्ट में एंजाइम भी सेपरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट भी सेपरेट हो जाएगा। अब ये एंजाइम फिर से रीयूज होगा, फिर से एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो कि अपने पास ये जो रिएक्शन है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये पूरा जो रिएक्शन है वो कैसा है, रिवर्सिबल है। ठीक है, और कैसे स्टेज में है, ट्रांजिशन स्टेज में है, मतलब कि कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, हाई एनर्जी होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो बना वो कैसी प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। एक बार बन गया तो बन गया, फिर से हम रिटर्न नहीं जा सकते। यहाँ तक समझ में आया। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में हमने क्या देखा, बाइंडिंग देखी, पहले इनिशियल लूज बाइंडिंग होगी, कन्फर्मेशनल चेंज होगा एट एक्टिव साइट, फिर टाइट बाइंडिंग होगी, फिर प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। एंजाइम जो है वो फिर से रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और फिर से यही रिएक्शन जो है वो सेम होगा। यहाँ तक समझ में आया, एकदम क्लियर है। याद रखना, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है। क्लियर इतना। एक्टिव साइट दो साइट कंटेन करता है, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा एंड कैटालिटिक साइट जो है वो क्या करेगा, रिएक्शन करवाएगा बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, या तो बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ तक क्लियर। आगे देखें, यहाँ पे लिखा है कि जब भी केमिकल कंपाउंड जो है वो कोई रिएक्शन में आता है तो यहाँ पे दो चेंज होते हैं,
एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा क्या होता है, केमिकल चेंज। जैसे फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो शेप है वो चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड होगा, लिक्विड टू गैस होगा। यहाँ तक समझ में आया। जैसे कि अपने पास आइस है, इसको मैंने धूप में रख दिया तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। उसको मैंने हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो शेप चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड ब्रेक होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल चेंज बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है ना बेटा, एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर ये दोनों चेंज देखने को मिलते हैं, फिजिकल चेंज भी होगा एंड केमिकल चेंज भी होगा, ठीक है। हम पहले देखते हैं कि केमिकल चेंज कब होगा। तो मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम और ये है एक्टिव साइट पे कैटालिटिक साइट स्पेसिफिक मैंने दिखाई है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होगा तो कैटालिटिक साइट जो है यहाँ पे जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होंगे उसके आर ग्रुप के साथ सबस्ट्रेट का या तो बॉन्ड फॉर्म होगा या तो फिर बॉन्ड ब्रेक होगा। रिएक्शन के अंदर या तो बॉन्ड बनेगा या फिर बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। और दूसरा फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जब भी टाइट बाइंडिंग करनी हो तो जो भी अपना एंजाइम की एक्टिव साइट है उस पर कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। यहाँ तक समझ में आया। तो ये दोनों चेंज जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर इतना। आगे देखिए, एग्जाम्पल देख के रखा है यहाँ पे, सुक्रोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। आई होप कि आपको पता हो कि सुक्रोज जो है वो क्या है, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना। और कौन सा एंजाइम काम करेगा, इन्वर्टेज काम करेगा। क्लियर। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर उसका क्या मतलब है, ठीक है। The amount of substrate convert into product by enzyme per unit time is called turnover number। समझ में आया क्या लिखा है कि एंजाइम ने कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया इन अ स्पेसिफिक टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम, टर्न ओवर नंबर। यहाँ तक समझ में आया। और दूसरा एक डेफिनेशन लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक स्पेसिफिक टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। ओके। क्या लिखा है यहाँ पे, ये H2O प्लस CO2 जो है वो कन्वर्ट होता है, मतलब कि गिव्स H2CO3। H2O प्लस CO2 गिव्स H2CO3। विदाउट एंजाइम ये प्रोसेस जो है इसमें 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल जो है H2CO3 के मिलते हैं। 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 मिलता है, ठीक है। अब उसी रिएक्शन में मैं ऐड कर दूँ कार्बनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है, ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, बहुत ही स्पीड में होगा। मतलब 1 सेकेंड के अंदर मुझे 6 लाख मॉलिक्यूल मिले H2CO3 के, तो ये 10 मिलियन टाइम स्पीड अप हो गया ये रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि प्रोडक्ट जो है, अब हम देखें विदाउट एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट कम मिलेगा पर टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा और टाइम कम लगेगा, तो बेटर कौन सा है, विथ एंजाइम रिएक्शन करना। यहाँ तक समझ में आया। आपको पता है कि ये रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ होता है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको दे के रखी है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो होगा बाइकार्बोनेट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार देख लेना ये रिएक्शन स्पेसिफिक कहाँ होगा, तो ये रिएक्शन जो है वो आरबीसी के अंदर होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ये कार्बनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होगा। एक बार देख लेना, ठीक है। ओके। एक्टिवेशन एनर्जी, कभी भी हमको काम करना हो तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। तो वैसे ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना हो तो उसको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी सबस्ट्रेट जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना हो तो उसको क्या रिलीज़ करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ट्रांजिशन स्टेज में जाना पड़ेगा, हाईएस्ट एनर्जी जो है, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेज, यहाँ पे मैंने लिखा ही है, ठीक है। तो वहाँ पे जाना पड़ेगा और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि सबस्ट्रेट अक्रॉस एनर्जी बैरियर टू
substrate cross energy barrier to form a product is called activation energy। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी सबस्ट्रेट को, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये ट्रांजिशन स्टेज जो है वो क्या है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा या ब्रेक होगा, एकदम हाईएस्ट एनर्जी वहाँ पे रहती है। ठीक है, और बहुत शॉर्ट लिव्ड टाइम है ये, और अनस्टेबल होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये है ए और ये है बी सबस्ट्रेट, ये है ए सबस्ट्रेट और ये है बी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे बी सबस्ट्रेट जो है वो विदाउट एंजाइम रिएक्शन कर रहा है। विदाउट एंजाइम जो है उसको रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। यहाँ पे ए जो है, ये ए सबस्ट्रेट जो है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैसे चाहिए, देखो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कैसे लगेगी, कम लगेगी। दैट मीन्स कि विथ एंजाइम सबस्ट्रेट रिक्वायर लेस एक्टिवेशन एनर्जी, बट विदाउट एंजाइम सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखना कि एंजाइम ने ये मैजिक किया कैसे। ठीक है, तो एंजाइम कैसे काम करेगा, तो एंजाइम जो है वो क्या कर देगा, एंजाइम स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम ने क्या कर दिया, एंजाइम ने सबस्ट्रेट का जो ट्रांजिशन स्टेज है उसको क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, एंड एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। यहाँ तक समझ में आया। ओके, सो अब हमको देखना है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जिसके अंदर हमको 3 फैक्टर दिए गए हैं, पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को। ठीक है, एंजाइम जो है उसको चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब होता है फेवरेबल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी। ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे क्या दे के रखा है हमको, टेम्परेचर दे के रखा है, और वाई एक्सिस पे क्या दे के रखा है हमको, एंजाइम एक्टिविटी दे के रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ के अंदर स्पेसिफिक 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जहाँ पे हमको हाईएस्ट एक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, बट यहाँ पे 0 पे कम मिलेगी, 40 पे कम मिलेगी। यहाँ तक समझ में आया। तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो और कम टेम्परेचर हो तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और इस रीज़न से जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, मतलब कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ठीक है, क्योंकि सारे एंजाइम किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, इसीलिए एंजाइम एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि इफ़ टेम्परेचर लो तो एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इफ़ टेम्परेचर हाई तो यहाँ पे एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन डीनेचर हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, और एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा या फिर एक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर एक चीज़ लिखी है कि 10 डिग्री टूवर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर रेट डबल होता है, एंड 10 डिग्री अपोजिट टू ऑप्टिमम टेम्परेचर रेट जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मूव अपोजिट टू ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रेट है एंजाइम एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। दैट मीन्स कि मैं 70 से 27 जाऊँ, टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे 37 है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कौन सी डायरेक्शन में, टूवर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो यहाँ पे रेट जो है वो डबल होगा। बट 37 टू 27 जाऊँ, अपोजिट जा रही हूँ, तो रेट जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ होता जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं पीएच में क्या है कि एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड करेगी 3D स्ट्रक्चर पे। एंजाइम्स आर पीएच स्पेसिफिक, याद रखना। अमाइलेज जो है वो काम करता है 6.8 pH पर, पेप्सिन वर्क करता है 2 pH पे। आपको पता होगा कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो pH है वो बहुत ही वेरिएबल है। जैसे कि स्टमक के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं एसिडिक pH में, और अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी एंजाइम है वो काम करते हैं अल्कलाइन pH में। ठीक है, तो यहाँ पे पेप्सिन जो है उसको एसिडिक pH चाहिए और अमाइलेज को चाहिए अल्कलाइन pH। इफ़ अमाइलेज को एसिडिक pH में रख दिया जाए तो वो एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम का क्या चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, और क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ pH और टेम्परेचर के अंदर जो कर्व मिलेगा वो कैसा होगा, बेल शेप कर्व होगा। ये बेल शेप कर्व होगा। यहाँ तक याद रहेगा।
ठीक है, अब आगे देखते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखें। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बहुत सारे एंजाइम ड्रॉ करने वाली हूँ। ये है एंजाइम्स, एंजाइम्स है ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। अरे ये निकल क्यों जा रहा है यार, ये एंजाइम्स है, ये सारे एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स है। ठीक है, ये एंजाइम्स जो है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है एक्टिव साइट। ये हो गई एक्टिव साइट बहुत सारी, है ना। और एक्टिव साइट पे कौन बाइंड होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है। कौन बाइंड होता है, सबस्ट्रेट। ये मैंने दो ड्रॉ कर दिया, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम एंजाइम्स जो है ऐसा मीडियम जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है उसके अंदर जब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होता जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी फास्ट होती जाएगी, प्रोडक्शन फास्ट होता जाएगा। मैंने क्या किया, सबस्ट्रेट ऐड किया एंजाइम में तो क्या हुआ, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, है ना, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट एक टाइम तक, मानो कि अभी भी मैं सबस्ट्रेट मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, मानो कि ये बहुत सारे सबस्ट्रेट है, तुमको कोई भी ऐसा एक फ्री एक्टिव साइट दिख रहा है इधर, कोई भी एक फ्री एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो पाए, नहीं हो पाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंजाइम सैचुरेशन। सारी एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गई, क्या हो चुकी है, सैचुरेटेड हो चुकी है। अब प्रोडक्शन जो अपना प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। हमको एक, मानो कि इसको हम ग्राफ में देखें तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, पहले मैं सबस्ट्रेट, यहाँ पे मानो कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे है रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ही मैं सबस्ट्रेट ऐड करती जाऊंगी ये इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा। अब सारी एंजाइम साइट जो है, एक्टिव साइट जो है वो सैचुरेट होने लगी है। ठीक है, तो ये सैचुरेशन दिखाता है, ये सैचुरेशन दिखाता है, ये सैचुरेशन दिखाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि अभी भाई अभी कोई फ्री नहीं है एक्टिव साइट की सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो पाए या फिर एंजाइम एक्टिविटी इससे ज़्यादा और इंक्रीज हो पाए। ठीक है, तो ये लाइन इंडिकेट करती है एक मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी, ये लाइन इंडिकेट करती है एक्टिव साइट का सैचुरेशन। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे एक थियोरिटिकली ये सिर्फ रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि जैसे हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट पे वो सबस्ट्रेट इनिशियली बाइंड होंगे और प्रोडक्शन भी जो है वो इंक्रीज होगा। बट आफ्टर दैट एंजाइम एक्टिव साइट जो है वो क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। एक पॉइंट के बाद तुम फिर भी सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिव साइट सैचुरेटेड हो जाएगी, नो मोर बाइंडिंग, है ना, और क्या हो जाएगा, स्टॉप इंक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अब समझते हैं कि वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। तो वेलोसिटी क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट रिस्पेक्ट टू टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितना सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में के अंदर कन्वर्ट हुआ, उस रेट को क्या बोल देंगे हम, वेलोसिटी बोल देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे देखो कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइम डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ग्राफ देखो, जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, मानो कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम होता तो वेलोसिटी कैसी होती, कम होती। दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता, कम होता। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज। याद रखना ये कब काम करेगा, जब एंजाइम भी हम कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे तब। मानो कि एंजाइम एक लिमिटेड अमाउंट में है और तुम सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, एक सर्टेन पॉइंट तक होगा। देखो यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट तक होगा, इसके बाद नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब इसको और हम अच्छे से इस ग्राफ के अंदर समझते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी के अंदर देखे रखा है। तो ये है एक ग्राफ जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे लिया है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सिस पे लिया है हमने वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते गए तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता गया बट एक पॉइंट तक। तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है मैक्सिमम वेट।
मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी, जहाँ पे एंजाइम की सारी एक्टिव साइट जो है वो क्या हो चुकी है, क्या हो चुकी है, सेचुरेट हो चुकी है। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, वी मैक्स बोल दिया। क्या बोल दिया? वी मैक्स। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ, मतलब इसकी कोई वैल्यू निकाले तो हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम क्या करते हैं कि वी मैक्स का हाफ निकाल लेते हैं। ठीक है, वी मैक्स का हाफ जो है उसको क्या बोलेंगे हम, के एम बोलेंगे। वी मैक्स का हाफ है उसको क्या बोलेंगे हम, के एम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? के एम। ठीक है, तो यहाँ पे के एम जो है वो हमको किधर मिलेगा, इधर। के एम की वैल्यू किधर मिलेगी, इधर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब के एम क्या है वो होगा, तो के एम क्या है, एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने की अफिनिटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि रिप्रेजेंट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच एन एंजाइम ऑपरेट्स एट अ हाफ इट्स मैक्सिमम वी मैक्स। ठीक है, मतलब कि वी मैक्स का जो हाफ है उसको क्या बोलेंगे हम, के एम। और दूसरा डेफिनेशन बोलूँ तो एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने की जो अफिनिटी है उसको क्या बोलेंगे हम, के एम। ठीक है, तो मानो कि अपने पास दो सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट जो हो गया, ये सबस्ट्रेट जो है ये है ए। ठीक है, और दूसरा सबस्ट्रेट है, मैं यहाँ पे ही दिखा रही हूँ, जिसका मानो कि वी मैक्स है वो यहाँ पे है, उसका मानो वी मैक्स जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका हाफ क्या आएगा, ये हाफ क्या आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो के एम किधर मिलेगा, यहाँ पे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मानो कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, 15, 13, ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट, मतलब ये बी सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए सबस्ट्रेट जो है, ए सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, उसकी के एम वैल्यू कितनी आई, 10 आई, और बी की के एम वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ठीक है, ए की 10 आई, बी की 5 आई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि लो के एम वैल्यू होगी, हाई अफिनिटी होगी। हाई के एम वैल्यू होगा, लो अफिनिटी होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बी सबस्ट्रेट है उसकी एंजाइम के साथ अफिनिटी जो है वो कैसी है, हाई है, क्योंकि देखो लो के एम पे आया। ठीक है, यहाँ पे के एम वैल्यू 5 है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हाई के एम वैल्यू किसकी है, ये ए सबस्ट्रेट की, तो यहाँ पे अफिनिटी कैसी होगी, कम होगी, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है वो एक बार रीड कर लेना, वही चीज़ है। ठीक है, तो ऑलवेज तुम वी मैक्स जो है वो कैसे इंडिकेट करना है तुमको, एंजाइम की मैक्सिमम एफिशिएंसी काम करने की। ठीक है, जहाँ पे एंजाइम सेचुरेट हो जाएगा। और लास्ट में के एम के अंदर याद रखना है एंजाइम सबस्ट्रेट की अफिनिटी, एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग अफिनिटी बोल दो, एक्टिव साइट पे, स्पेसिफिक याद रखना एक्टिव साइट पे। और दूसरी डेफिनेशन वी मैक्स का हाफ, इसको क्या बोल देंगे हम, के एम। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर इतना? अब हम देखेंगे इनहिबिशन, है ना। तो इनहिबिशन में क्या होता है कि मानो कि कोई केमिकल है, ठीक है, वो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इनहिबिशन। और जो केमिकल अफेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इनहिबिटर। क्या बोलेंगे हम, इनहिबिटर। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ इनहिबिशन जो है वो दो टाइप के इनहिबिशन है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर? देखो बहुत ही गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि यहाँ पे इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट जो है वो क्या दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे सक्सीनेट क्या है, सबस्ट्रेट है, मेलानोइट क्या है, इनहिबिटर है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो नॉर्मली रिएक्शन में क्या होता है कि सक्सीनेट जो है वो फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पे सक्सीनेट जो है वो फ्यूमारेट पे बाइंड हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फ्यूमारेट मिलेगा। ठीक है, बट इफ मेलोनेट जो है वो बाइंड हो गया एक्टिव साइट पे एंजाइम की, तो वो क्या कर देगा, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा टेम्पररी। याद रखना टेम्पररी, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे मेलोनेट जब भी बाइंड होगा ना यहाँ पे एक्टिव साइट पे, तो हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मेलोनेट जब रिलीज हो जाएगा वहाँ से, फिर से सबस्ट्रेट वहाँ पे बाइंड होगा, तभी हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये टेम्पररी ब्लॉक करता है, याद रखना ये टेम्पररी ब्लॉकेज है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, बेचारा एंजाइम कंफ्यूज है, दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक है, ट्विंस है, मानो कि किसी पर्सन की शादी हुई है जिसकी दो जुड़वा बहन है। ठीक है, तो उसको पता ही नहीं है कि उसकी वाइफ कौन सी है।
ठीक है, वैसा है यहाँ पे भी। एंजाइम को पता ही नहीं है कि सबस्ट्रेट कौन सा है, इनहिबिटर कौन सा है, किसी कोई भी के साथ ये बाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो अभी हम देखें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो अपना, एक मिनट, 1 मिनट, देखो यहाँ पे है ये अपना एंजाइम। ठीक है, एंजाइम के ऊपर एक होती है एक्टिव साइट और दूसरी होती है एलोस्टेरिक साइट। मैं लिख ही दूंगी अभी। ठीक है, ये है एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, और दूसरी होती है एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट पे कौन बाइंड होता है? एक्टिव साइट पे कौन बाइंड होता है? सबस्ट्रेट बाइंड होगा। कौन बाइंड होगा यहाँ पे? सबस्ट्रेट बाइंड होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, वेट अ मिनट, ये हो गया सबस्ट्रेट। ठीक है, एक्टिव साइट पे कौन बाइंड हो गया? सबस्ट्रेट बाइंड हो गया। ये कब हो रहा है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। यहाँ पे इनहिबिटर जो है वो बाइंड हो जाता है एलोस्टेरिक साइट पे। ये क्या हो गया? इनहिबिटर। ठीक है, मैं आप लिख दूँ इनहिबिटर। इनहिबिटर कहाँ बाइंड हो गया? एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो गया। और ये बाइंडिंग जो है वो इरिवर्सिबल है। कहीं पे लिखना है तो लिख देना, ये बाइंडिंग जो है वो इरिवर्सिबल है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट की अफिनिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। दैट मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट की मतलब अफिनिटी डिस्टर्ब ना हो तो केएम जो है वो क्या आएगा? अनचेंज आएगा। वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, इतना याद रखो अभी के लिए कि ये जो बाइंडिंग है, ठीक है, वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, और दूसरा कि यहाँ पे जो इसको हम स्टार बना देते हैं, स्टार बना देते हैं, इनहिबिटर को स्टार बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दोनों का शेप जो है वो अलग अलग है, तो एक दूसरे को रिसेंबल नहीं करते। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे इन शेप। याद रहेगा इतना? ठीक है, अब ये हमने देख लिया इनहिबिशन। अब इनहिबिशन के अंदर के एम एंड वी मैक्स जो है उसके अंदर क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे इस ग्राफ के अंदर नॉर्मल एंजाइम। ठीक है, नॉर्मल एंजाइम का पहले हम केएम निकालेंगे। ठीक है, नॉर्मल एंजाइम का हम पहले केएम निकालेंगे। ये हो गया अपना, ब्लैक से ही ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ब्लैक से ही ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया अपना वी मैक्स हाफ, मतलब कि ये केएम हो गया। ठीक है, तो इसकी हम लाइन ड्रॉ करें सीधा सीधा। लाइफ में सीधा सीधा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का केएम निकाले। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का केएम जो है वो कहाँ आएगा? रेड कलर लेना पड़ेगा, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर। ओके फाइन। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का केएम जो है वो कहाँ आएगा? देखो यहाँ से ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का केएम आया। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का केएम। ठीक है, जैसे यहाँ पे वी मैक्स कहाँ मिल रहा है हमको? इधर मिल रहा है, ये वी मैक्स हो गया। ठीक है, ये वी मैक्स हो गया, इधर मिल रहा है। ठीक है, तो ये इधर मैं लिख दूँ वी मैक्स। किस पर पेन से लिखूँ? इससे लिखती हूँ। ये हो गया वी मैक्स। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए वी मैक्स क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे सैचुरेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वी मैक्स, यहाँ पे वी मैक्स है तो इसका हाफ करें तो वैल्यू कहाँ आएगी? देखो इधर आएगी, इस पॉइंट पे आएगी। कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। फाइन, विल टेक अ ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, वी मैक्स हाफ कहाँ आएगा? ये आएगा, वी मैक्स हाफ इधर आएगा। किसका? नॉन कॉम्पिटिटिव का। समझ में आया? समझ में आया? देखो अब अच्छे से देखना, हमने नॉर्मल एंजाइम का जो केएम निकाला। ठीक है, नॉर्मल एंजाइम का जो केएम निकाला, मान लो कि यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूँ। ठीक है, ये है 10, ये है 15। ठीक है, तो नॉर्मल एंजाइम का जो केएम है वो किस पे आया? 10 पे आया। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का केएम जो है वो भी किस पे आया? 10 पे आया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का केएम जो है वो कितना आया? 15 आया। मतलब कि चेंज हुआ, नॉर्मल से क्या हुआ? चेंज हुआ, बढ़ा है। यहाँ तक समझ में आया? देखो दूसरा, नॉर्मल एंजाइम एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो वी मैक्स है वो सेम है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है,
दूसरा कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या चेंज होगा, Vmax चेंज हुआ, देखो नीचे आया, डिक्रीज हुआ, है ना, जबकि यहाँ कॉम्पिटिटिव और नॉर्मल एंजाइम का क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इंक्रीज होगा मतलब कि नॉर्मल एंजाइम जैसा ही होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। ठीक है, अब ये क्यों हुआ वो देखते हैं। जैसे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि Km क्यों अनचेंज रहता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km क्यों अनचेंज रहता है, अच्छे से सुनना। ठीक है, मैंने क्या बोला था, Km मतलब क्या होता है कि एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने की एफिनिटी एट एक्टिव साइट। तो यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे बाइंड हो रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, हाँ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अनचेंज आएगा। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हम Km चेंज क्यों हुआ, हाई क्यों आया वो देखते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर यहाँ पे तुम्हारी एक्टिव साइट है, वहाँ पे कौन बाइंड हो रहा है, ओनली सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, नहीं इनहिबिटर भी बाइंड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा सबस्ट्रेट के लिए। तो यहाँ पे एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने की अफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब Km जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं Vmax। ठीक है, Vmax में मैंने क्या बताया था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर कि Vmax जो है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है, एंजाइम की मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम कैपेसिटी कि वो प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, या फिर एंजाइम का मैक्सिमम सेचुरेशन। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जब भी एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बाइंड होता है तो ये बाइंडिंग इरिवर्सिबल हो जाती है। जब ये इरिवर्सिबल हो जाएगी तो यहाँ पे चांस ही नहीं है कि ये Vmax जो है उसको इंक्रीज करवा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax जो है वो क्यों अनचेंज रहा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जब भी होता है तो ये जो बाइंडिंग है ना, इनहिबिटर की एंजाइम के साथ बाइंडिंग है वो टेम्पररी होती है। मैंने क्या बताया था, टेम्पररी होगी। ठीक है, तो टेम्पररी होगी तो जब भी चांस मिलेगा तो एंजाइम जो है वो इनहिबिटर को रिलीज कर देगा और सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चांस है कि एंजाइम जो है वो फिर से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके मैक्सिमम Vmax जो है वो अचीव कर ले। इसीलिए यहाँ पे Vmax जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर कैसा आएगा, अनचेंज आएगा। यहाँ तक समझ में आया, एकदम क्लियर है इतना। ठीक है, तो क्या याद रखना है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर Km जो है वो अनचेंज रहेगा, Vmax जो है वो चेंज होगा। कॉम्पिटिशन के अंदर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर Km हाई होगा एंड Vmax जो है वो अनचेंज रहेगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर एक एग्जांपल दिया है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर एक चार्ट या टेबल जैसा कुछ दिया गया है, नहीं आई थिंक लाइन में ही लिखा है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है मोनोस्कस पुरपुरा। तो वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है स्टेटिन, और वो स्टेटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट था। ठीक है, वैसे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग जो है लोवास्टेटिन, ठीक है, वो क्या करता है, एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, HMG कोए रिडक्टेज, तो वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग जो जीन अपना एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज ही नहीं होगा। ठीक है, तो एज अ कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग ये यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर आएगा, जैसे कि यहाँ पे ETS के अंदर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो है उसको कौन इनहिबिट करता है, साइनाइड, तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे फीडबैक एंजाइम एक्टिविटी। जैसे मैंने बोला था कि एक टाइम पे प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होने के बाद इनफ अमाउंट का प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए कि भाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एलोस्टेरिक साइड पे जाके प्रोडक्ट इट सेल्फ बाइंड हो जाएगा और ये पूरी एक्टिविटी जो है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, डिक्रीज कर देगा। दैट मीन्स कि एलोस्टेरिक साइट जो है वो क्या है, रेगुलेटरी साइट है। यहाँ तक समझ में आया। एंजाइम का रेगुलेशन किससे होता है, एलोस्टेरिक साइट से होता है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे देखें तो जैसे क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, किसने दिया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन इट फंक्शन।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइस, आइसोमरेज, लाइगेज। ठीक है, हम एक एक करके उसका रिएक्शन जो है, उसका जो मेन फंक्शन है वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस करवाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ठीक है, जिसमें एग्जांपल आएगा डिहाइड्रोजिनेज, लिपोक्सिडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ये सारे आएंगे। ठीक है, ट्रांसफरेज के अंदर क्या होता है, दे कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, जिसमें ट्रांसअमीनेज, अमीनो ट्रांसफरेज, ये एंजाइम के नाम दिए गए हैं। हाइड्रोलेज के अंदर क्या आएगा, तो हाइड्रोलेज में क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोलेज एंजाइम, जिसमें बॉन्ड कौन कौन सा ब्रेक हो सकता है, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड, फॉस्फोरस नाइट्रोजन। ठीक है, लैक्टेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन। मैं एक बात बताऊं तो जितने भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, वो सारे हाइड्रोलेज टाइप के हैं। ठीक है, ओके। लाइज जो है वो क्या करेगा, देखो, कैटालाइज द एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड वाया द रिमूवल ऑफ ग्रुप। ठीक है, वो क्या करेगा, ग्रुप को रिमूव करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कैटालाइज द एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड और द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड वाया रिमूवल ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पेक्टिटलाइज, डिकार्बोक्साइलेज, हाइड्रेटेज, ये सारे जो है वो लाइज में आएंगे। ठीक है, उसके बाद है आइसोमरेज। तो आइसोमरेज जो है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है ग्रुप को फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर ऑन सेम मॉलिक्यूल। देखो, सेम मॉलिक्यूल आएगा तो आइसोमरेज। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल आएगा तो ट्रांसफरेज आएगा, बट सेम मॉलिक्यूल तो आइसोमरेज। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट करेगा, कौन करेगा, आइसोमरेज करेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा लाइगेज। तो लाइगेज क्या करता है कि दो मॉलिक्यूल जो है उसको ज्वाइन करता है, और क्या यूज़ करेगा, एटीपी यूज़ करके। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम जो तुमको दिए गए हैं, ठीक है, वो किस में आएंगे, लाइगेज के अंदर आएंगे। एक बार अच्छे से रीड कर लेना, एग्जाम्पल याद रहे ना रहे, इनका फंक्शन याद कर लेना, या रिएक्शन याद कर लेना। ठीक है, ये रिएक्शन याद कर लेना, ये फंक्शन याद कर लेना, इसके एग्जाम्पल ये सारे एंजाइम के याद कर लेना। ठीक है, याद कैसे रखना है, ओथलील, OTHLIL, ओथलील, ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, क्लास 1 में कौन आएगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज, 5 में कौन आएगा, आइसोमरेज, 6 में कौन आएगा, लाइगेज। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम, उसको क्या बोलेंगे हम, होलो एंजाइम। तो यहाँ पे प्रोटीन, होलो एंजाइम कैसे बना होगा, तो प्रोटीन पार्ट प्लस कोफैक्टर से बना होगा। ठीक है, प्रोटीन पार्ट को क्या बोलेंगे हम, एपो एंजाइम। अभी हमको नॉन प्रोटीन पार्ट जो है, कोफैक्टर, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। ये तीन जो है वो क्या है, कोफैक्टर है, टाइप ऑफ कोफैक्टर है। यहाँ तक समझ में आया। ये सारे कोफैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक्टिव साइट के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो ये कि एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, और ये है इसकी एक्टिव साइट, ये हो गई इसकी एक्टिव साइट, तो यहाँ पे ही प्रेजेंट होंगे। जैसे ये जो है ये ऐसे होंगे। ठीक है, एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक समझ में आया। फर्स्ट हम देखेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में, कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जो एक्टिव साइट पे बाइंड होगा एंजाइम की, और कोवैलेंटली बाइंड होगा, परमानेंट बाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हीम जो है, हीम ग्रुप जो है, ठीक है, वो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो यहाँ पे एंजाइम के साथ बाइंड होता है। उन एंजाइम का नाम दिया है पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। तो ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, H2O2 पे वर्क करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं H2O + O2 के अंदर। यहाँ तक समझ में आया। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, याद रखना, किसके साथ बाइंड होगा, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज के साथ परमानेंटली बाइंड होगा। यहाँ तक क्लियर। कोएंजाइम के बारे में देखें तो कोएंजाइम जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ट्रांजिएंटली बाइंड है, जब काम है तभी बाइंड होगा, बाकी नहीं बाइंड होगा। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, जब काम होता है तभी तुम्हारे पास आते हैं, तब नहीं आते, कुछ काम नहीं होता तो नहीं आते, तो वो क्या है, कोएंजाइम है। ठीक है, कभी भी तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे पास काम के टाइम पे ही आए तो उसको बोलना कि तुम कोएंजाइम हो। ठीक है, आई नो इट्स अ बैड जोक। ओके, सो
नॉट बाइंड परमानेंटली। एग्जाम्पल, मैनी कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन। जितने भी कोएंजाइम है वो मोस्टली कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? विटामिन से। जैसे यहाँ पे NAD जो है वो कहाँ से मिलेगा? विटामिन B3 से। कोएंजाइम A जो है वो विटामिन B5 एंड FAD जो है वो B2। यहाँ पे सारे अदर नेम भी लिखे हैं, याद रखना हो तो रख सकते हो। जैसे B3 का अदर नेम है नियासिन, B5 का पेंटाथोनिक एसिड एंड B2 का रिबोफ्लेविन। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, याद रखना कोएंजाइम एंड कोफैक्टर इज डिफरेंट। ठीक है, कोफैक्टर जो है उसके टाइप है कोएंजाइम। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ओके। अब दूसरा कोफैक्टर, हाँ दूसरा कि कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, जबकि कोएंजाइम क्या होगा? ऑर्गेनिक ही होगा। ठीक है, ओके। मेटल आयन के बारे में पढ़े तो मेटल आयन जो है वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोऑर्डिनेट मतलब मानो कि ये है एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, ये मेटल आयन है। ठीक है, तो मेटल आयन जो है वो जब भी सबस्ट्रेट बाइंड होगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है उसका कलर हम दिखा देंगे, ये सबस्ट्रेट बाइंड होगा, ये सबस्ट्रेट बाइंड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेटल आयन जो है वो सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा एंड एंजाइम के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। तो ये इंटरैक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ भी और एंजाइम के साथ भी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या लिखा है? फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द अमीनो एसिड साइड चेन एट अ एक्टिव साइट। कैटालिटिक साइट पे मैंने बताया था ना कि अमीनो एसिड की साइड चेन R ग्रुप होता है, उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, प्लस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे अपनी NCERT में दिया है जिंक का एग्जाम्पल, जो क्या है? इज अ कोफैक्टर फॉर द कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, जैसे ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। वैसे ही मैग्नीशियम जो है वो रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर वैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैग्नीशियम भी जो एंजाइम है उनके साथ क्या करेंगे? एक्टिव साइट के साथ भी बाइंड होंगे और सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड होंगे। क्लियर? तो वहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम, और यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो, और कुछ भी समझ में ना आए तो जस्ट कमेंट मी, है ना? ओके, चलो।